हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित पाल। दोस्तों आप देख रहे हैं अंकित एकेडमी। दोस्तों हम आज आप सभी को बायोलॉजी की स्पेशल क्लास लेकर के आ गए हैं, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने जा रही है। बिल्कुल बेसिक से हम पढ़ाएंगे। बिल्कुल आपको हम दो लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको हम बताने वाले हैं। साथ ही आप लोगों को, आप लोग पीछे देख सकते हो, यहाँ पे चार्ज का जो चैप्टर है वह पूरा स्टार्ट से है। सेल जो कोशिका होती है, जो सबसे बायोलॉजी का पहला चैप्टर है, बेसिक है, वहां से मैं आपको स्टार्ट करूंगा। दोस्तों आपको मैं क्या क्या यहां पे बताऊंगा और क्या क्या चीजें आपको देने वाले हैं, आपको इसमें पीडीएफ पूरा का पूरा मिलेगा। इस वीडियो के लास्ट में जो कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में आप वहां पे मिल जाएगा। साथ साथ में आपको हम दोनों लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, बिल्कुल आसान भाषा में बताएंगे, और वो भी फिगर के बेस पे बताएंगे। तो इसलिए आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंडों को भी शेयर कर देना। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी हमारे इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहली हमारी ये क्लास है बायोलॉजी की, जो सेल है। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं आज की जो सेल है। यहाँ पे चैप्टर है सेल, यानी कोशिका जिसे कहते हैं, और इसका यहाँ पे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ होता है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ क्या होता है? मतलब आपको मैं कहूं कि एक बिल्कुल बेसिक, जो आपको एक जैसे बिल्डिंग होता है, बिल्डिंग का सबसे बेसिक क्या होता है? उसका धरातल होता है, उसका नीचे का एरिया होता है, जो मिट्टी होता है वो होता है ना, उसी को बोलते हैं फंडामेंटल। जो मतलब एक छोटी इकाई जिससे कि कोई बिल्डिंग बन जाती है, एक छोटा सा मात्र भाग। उसी तरीके से यहाँ पे सेल भी हमारे बॉडी का जो होता है, या किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, यहाँ पे सबसे बेसिक इकाई है, सबसे छोटा इकाई हमारे जीव का, हमारे लाइफ का जो है एक छोटा सा पार्ट है। तो इसी चीज को हम समझेंगे दोस्तों यहाँ पे आज की क्लास में। और आपको मैं दिखा रहा हूं, यहाँ पे देखिएगा हमारी जो क्लासेज है क्या क्या होने वाली है, आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूं। ठीक है, ये देखिएगा आपको दिखा रहे हैं, यहां पे देखते जाइए आप लोग, ये क्लासेज है। ठीक है, और उसके बाद फिर यहां पे है, आपको सारे फिगर के बेस पे हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पे देखिएगा, यहां पे आप देखते जाइए, सारी चीजें हैं आपको क्लास के बेस पे यहां मिलेगी। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सारी वो चीजें हम बताने वाले हैं आपको। ठीक है, इस तरीके से सारी चीजें हैं। अब हम चलते हैं बैक, फिर से आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पे पहला पेज जो हमारा है, यहां पे देखिएगा आप लोग। बस आपको क्लास के लास्ट तक बने रहना, और जो जबरदस्त क्लास आज की होने वाली है दोस्तों। ठीक है, चलिए यहां पे हम आ जाते हैं दूसरे पेज पे। अब देखिएगा यहाँ पे आप लोगों को हम बता रहे थे, यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ क्या होता है। देखिए सबसे पहले सेल जो है, यहाँ पे एक वर्ड है सेल। ठीक है, अब इस सेल वाले वर्ड को हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम जानेंगे कि सेल है होता क्या, कि सेल का मतलब मीन्स क्या होता है। यहाँ पे देखिएगा सेल का जो मीन्स होता है मेरे भाई, आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो। ठीक है, सेल का जो मीन्स होता है यहाँ पे, ये स्मॉल रूम होता है, मतलब एक छोटा सा रूम। क्या है यहाँ पे? एक छोटा सा रूम को ही जो है हम क्या कहते हैं, यहाँ पे सेल कहते हैं। ठीक है, जैसे कॉलोनी नहीं बनी होती, छोटा सा रूम होता है, बॉक्स होता है, उसी तरीके से जो है यहाँ पे वह हमारा सेल होता है। ठीक है, अब आपको हम यहाँ पे दो चीजें बताने वाले। ठीक है, अब हम आपको यहाँ पे दो चीजें बताने वाले। पहला क्या है, यहाँ पे स्टडी ऑफ द सेल। जो हमारा सेल होता है, जो कोशिका होता है, उस कोशिका के जो है अध्ययन को हम क्या कहते हैं, यानी जो स्टडी करते हैं। अगर हम कोशिका का वहां पे सेल का स्टडी कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहते हैं यहाँ पे साइटोलॉजी। क्या कहते हैं हम दोस्तों? यहाँ पे साइटोलॉजी कहते हैं, जो आपको यहाँ पे राइट किया गया है, लिखा गया है। ठीक है, आपको मैंने पीपीटी इतनी मेहनत से तैयार किया, इसमें सारी चीजें मैंने इंक्लूड कर दिया, ताकि आप फिगर के बेस पे और जो भी है सामने भी देखोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। मेरे भाई, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, एसएससी जीडी से लेके जो भी गवर्नमेंट की एग्जाम तैयारी करें, सबके लिए ये महत्वपूर्ण है। आप देखिएगा यहाँ पे साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब आपको हम और भी चीजें बताते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पे कि एक सेल होता क्या है। एक सेल इज द स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एन ऑर्गेनिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ द सेल एंड डिपेंड ऑन द सेल टू द फंक्शन प्रॉपरली। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि मतलब हिंदी में मैं बता देता हूं, कोशिका किसी भी जीव में संगठन का सबसे छोटा स्तर होता है। संगठन का क्या होता है? सबसे छोटा स्तर होता है। अब दूसरी चीज है, सभी जीवित जीव कोशिकाओं से बने होते हैं और ठीक से काम करने के लिए कोशिकाओं पर निर्भर करते हैं। मतलब यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म, चाहे हमारी बॉडी हो गई, चाहे किसी और जीव की बॉडी हो गई, सभी की बॉडी मेरे भाई यहाँ पे वह एक कोशिका से बना है, एक सेल से बना है। ठीक है, अब सेल से जो है यहाँ पे बना हुआ है, और उसके साथ साथ में ये भी कह रहा है कि कोशिकाओं से बने होते हैं और ठीक से काम करने के लिए कोशिकाएं पर निर्भर करते हैं। अगर उनकी बॉडी
बॉडी अच्छे से काम नहीं करेगी, तो मतलब उनके सेल अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। एक सेल जो होता है अपने आप में काफी अहम होता है, वो अपने आप पे सेल्फ इंडिपेंडेंट होता है, स्वयं पे निर्भर करता है। इतनी चीजें समझ में आ गई। देखो हिंदी भी मैंने बताया, आपको इंग्लिश भी बताया, आपके लिए बेहतर है आज के टाइम में आपको इंग्लिश भी जानना जरूरी होता है। आगे देखिएगा, नहीं तो फिर कभी कभी इंग्लिश में क्वेश्चन आ जाता है तो फिर आप कर नहीं पाते हो। आगे देखिएगा, यहाँ पे फिर से दूसरा एक डिफिनीशन है, यहाँ पे कह सकते हैं हम सेल का, ये क्या हो है यहाँ पे, ए सेल इज द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। आप इसे ये भी कह सकते हो कि मतलब एक सेल जो होता है यहाँ पे इसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है ऑफ द लाइफ। लाइफ का क्या होता है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है, ठीक है। जो आपको यहाँ पे मैंने बोला कोशिका जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है, मतलब हमारे जीवन में जो फंक्शन होते हैं और जो उनकी संरचना होती है उसकी एक इकाई होती है। हमारी बॉडी जो भी बनी है, जो भी शेप है, वह किसी एक सेल के दिया हुआ शेप के द्वारा है, और इसके अंदर जो भी फंक्शन हो रहे हैं हमारे बॉडी में, जो कुछ भी क्रियाकलाप हो रही है, वो सब कुछ यहाँ पे सेल के माध्यम से हो रहा है। अब आपको इतनी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, अब शायद आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब दूसरी चीज है मेरे भाई, आपको जानते हैं यहाँ पे कि सेल की जो है डिस्कवरी ऑफ द सेल, सेल की खोज किसने किया? अरे भाई मेरे, ये तो सब किसी को नहीं पता, मतलब ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सेल की खोज किसने किया है। अब सेल की खोज मैं आपको बता देता हूं। देखिए सेल की जो खोज होती है यहाँ पे, उन्होंने सबसे पहले सेल वेयर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक, और एक रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट थे जो इंग्लिश के थे, और उन्होंने जो है इन 1600, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन 1665 में उन्होंने जो है सेल की खोज की। लेकिन मेरे भाई ये सेल जो उन्होंने खोज की, ये सेल कैसी थी? वह सेल थी डेड सेल थी। क्या थी यहाँ पे? ये डेड सेल थी, ठीक है, ये डेड सेल थी और उन्होंने इसकी जो है खोज की, ठीक है। अब मैं आपको आगे की चीजें और बताता हूं, फिर से जो है आप लोग यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे हम चलते हैं। एक चीज और आपको हिंदी में और सारी चीजें हम बता देते हैं, ठीक है। चलिए, कोशिका की खोज सबसे पहले अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी, और साथ साथ में जो है उन्होंने कार्ग के एक सूखे टुकड़े, जो पेड़ की छाल का एक हिस्सा होता है, का जो है यहाँ पे एक टुकड़ा लिया और उसे सूक्ष्मदर्शी से देखा। उन्होंने उसमें एक छोटा सा कच्छ देखा जो मधुमक्खी के छत्ते जैसा लग रहा था। किसके जैसा लग रहा था? मधुमक्खी के छत्ते जैसा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखिएगा, उन्होंने कार्ग के एक सूखे टुकड़े, कार्ग का मतलब होता है जो हमारा, जैसे आपने देखा होगा ट्री, पौधे देखे होंगे आपने, वृक्ष देखा होगा, उस वृक्ष के ऊपर ना एक मोटी सी छाल लगी होती, छाल ऊपर की जो स्किन होती है उसकी, उसको हम क्या कहेंगे? वहां पे छाल कहते हैं। काफी मोटी हो जाती है, खुरदुरी सी होती है, काफी सूख जाती है, जो उसे प्रोटेक्ट करने में काम होती है। आगे देखिएगा, यहाँ पे उसी को उन्होंने लिया और उसके एक टुकड़ा लिया, उसका एक छोटा सा टुकड़ा लिया जिसे कार्ग कहते हैं, और उसे सूक्ष्मदर्शी से देखा उन्होंने। किसमें देखा? सूक्ष्मदर्शी से उन्होंने देखा, और उसमें एक छोटा सा उन्होंने कच्छ पाया, छोटा सा बॉक्स पाया, ठीक है। आगे उसके बाद मधुमक्खी के छत्ते जैसा लग रहा था। किसके जैसे? मधुमक्खी के जैसे आपने छत्ते देखे हैं, वैसे सेम जो है यहाँ पे लग रहा था मेरे भाई। अब इसके बाद फिर उन्होंने इस संरचना को मधुमक्खी की संरचना नाम दिया। उन्होंने कहा ये मधुमक्खी के जैसे दिख रहा, छत्ते के जैसे, तो यहाँ पे उन्होंने मधुमक्खी का जो है यहाँ पे उन्होंने नाम दे दिया कि यहाँ पे मधुमक्खी की संरचना का उन्होंने नाम दे दिया कि इसका ऐसे ही आकार होता है, ठीक है। आगे उन्होंने इन टुकड़ों को कोशिकाएं भी कहा। फिर उन्होंने बाद में जाकर के इन्हीं टुकड़े को क्या कहा? उन्होंने कोशिका नाम दे दिया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे पहले तो उन्हें नहीं पता, पहले उन्होंने दूसरा नाम दिया कि चलो मधुमक्खी के की संरचना है, उसके बाद उन्होंने जाकर के उसे दूसरा नाम दिया, कोशिकाएं नाम दे दिया, ठीक है। अब यहां तक आपको समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डाउट नहीं। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके आप पूछिए फटाफट। तो यहाँ पे आगे की चीजें हम आपको बताते हैं, आपके सारे सवालों का हम जवाब देंगे, ठीक है। ये चीजें हो गई, लेकिन अब आपको हम एक चीज और भी बताते हैं। ये तो जो कोशिका की इन्होंने खोज की, ये मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका। अभी आपको मैंने बताया यहाँ पे मृत कोशिका की इन्होंने खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। अब मैं आप लोगों को और भी
सभी चीजें यहाँ पे बता देता हूं, ठीक है। देखिएगा, अब दूसरा जीवित कोशिका की खोज जो थी वहां पे, वह किसने किया? जीवित कोशिका की खोज जो है यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो 1617 में, कितने में? 74 में, 1674 में जो है ल्यूवेनहॉक नामक एक यहाँ पे वैज्ञानिक थे, सॉरी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है, एंटोनी वॉन, ठीक है, यहाँ पे एंटोनी, ठीक है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है, ल्यूवेनहॉक नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। किसकी खोज की? जीवित कोशिका की खोज की उन्होंने, ठीक है। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद फिर से जो है यहाँ पे इन्होंने जीवित कोशिका की तो खोज कर दी, इसलिए इन्हें बैक्टीरियोलॉजी का फादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें बैक्टीरियोलॉजी का फादर कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद की चीजें हम यहाँ पे आपको बताते हैं। यहाँ पे दूसरी चीजें, यहाँ पे जो ये सेल की अगर खोज की बात की जाएगी, द फादर ऑफ सेल या साइटोलॉजी का फादर अगर आपको पूछा जाएगा तो आप जो है यहाँ पे बताएंगे कि रॉबर्ट हुक है। कौन है? रॉबर्ट हुक। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। अब चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं। उसके बाद एक और पॉइंट है आपको यहाँ पे नोट करना है, जो है यहाँ पे एक रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक साइंटिस्ट थे। कौन थे? रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। एक रॉबर्ट ब्राउन जो है यहाँ पे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम आपको यहाँ पे पता होगा, और जो है आपको यहाँ पे बहुत जानने की इनको जरूरत है कि यहाँ पे जो है रॉबर्ट ब्राउन कौन थे, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन जो थे यहाँ पे इन्होंने, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने यहाँ पे ये 1881 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में इन्होंने जो है सबसे पहले जो है वहां पे ये एक सेल के अंदर में केंद्रक पाया जाता है, इसकी उन्होंने खोज की थी। इसकी उन्होंने क्या की थी? वहां पे उन्होंने खोज की थी। तो आपको यहाँ पे सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। मतलब एक सेल की खोज कौन किया? रॉबर्ट हुक ने, और उसके साथ साथ में फिर से आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूं, रॉबर्ट हुक ने किया, और उसके बाद फिर यहाँ पे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जो है वहां पे एक जीवित कोशिका की खोज की, ठीक है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो 1674 ईस्वी में, ठीक है। और आगे देखिएगा यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउन है, जो रॉबर्ट ब्राउन यहाँ पे देखिएगा रॉबर्ट ब्राउन जो है 1881 ईस्वी में उन्होंने किया, ठीक है। तो इतना आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं भाई। देखिएगा यहाँ पे देखिएगा, अब देखिएगा ये हमारा क्या है? सेल इन ए कॉर्क, सॉरी पीस ऑफ ए कॉर्क, ठीक है। एक यहाँ पे कार का पीस है ना। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ऐसी ही जो है उन्होंने माइक्रोस्कोप में इस चीज को देखा है। इस चीज को उन्होंने क्या यहाँ देखा? माइक्रोस्कोप में ऐसे ही देखा कि ये वाला जो सेल है ऐसे ही दिखता है, मतलब ऐसे ही मधुमक्खी के छत्ते के जैसे, ऐसे कॉम, मतलब बीच बीच में ऐसे उन्हें होल जैसा स्ट्रक्चर, एक रूम के जैसा स्ट्रक्चर दिखता है सबके अंदर, ठीक है। ऐसे उन्होंने स्ट्रक्चर देखा। अब जैसे आप लोग देखे होंगे मधुमक्खी, ये वाला तो देखे होंगे सीन आप लोग, यहाँ पे ऑलरेडी आप देखते होंगे ना। ये सीन जो है यहाँ पे मधुमक्खी के छत्ते ऐसे लगाते हैं, उसमें मधुमक्खियां ऐसे लगी पड़ी रहती है, इसके अंदर कॉलोनियां होती है। वैसे ही सेम जो है यहाँ पे भी चीजें थी। अब इसके बाद देख सकते हैं आप मधुमक्खी, ये मधुमक्खी का एकदम बिल्कुल आप क्लियर फोटो देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से मधुमक्खी अंदर घुसती है और वहां पे अपने शहद को, वहां पे अपने नेक्टर को कलेक्ट करके रखती है। तो ये चीजें आपने समझ गए होंगे। अब आपको मैं बताता हूं दोस्तों, यहाँ पे इतनी सारी चीजें तो हो गई सेल की, ठीक है। अब भैया बात आती है कि ये सेल तो जैसे जैसे लोग साइंटिस्ट आते गए वैसे वैसे लोग इसकी खोज करते गए। एक ने खोज किया, दूसरे ने कुछ और कर दिया, तीसरे ने कुछ और कर दिया, ऐसे बढ़ते चले गए। अब देखिए एक आते हैं दो, यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे सेल थियरी आती है, कोशिका सिद्धांत। अब दो ऐसे साइंटिस्ट आ गए जिन्होंने कहा भैया ठीक है, आपने इस चीज की खोज की, आपने इस चीज की खोज कर दी, ठीक है। तो अब जो है हम यहाँ पे आपको जो है बताते हैं कि इसके भी सिद्धांत होते हैं, कुछ सेल की थियरी भी होती है। उन्होंने अपने द्वारा जो है यहां पे सेल की थियरी दे दी। चलो यहां पे उन्होंने क्या दिया? देन इन द 1839 उन्होंने 1839 ईस्वी में जो है एक जर्मन वनस्पति शास्त्री जैकब स्लाइडन और एक जर्मन शरीर क्रिया विज्ञानी यानी थियोडोर स्वान ने कोशिका सिद्धांत में कोशिकाओं पर अपने विचार प्रस्तुत किए। आधुनिक कोशिका सिद्धांत इस प्रकार है ना।
देखिए कितने में किए, 1800 यहाँ पे 39 ईस्वी में। और कौन कौन किए थे यहाँ पे, जैकब स्लाइडेन, और एक है जैकब स्लाइडेन जो है यहाँ पे बोटेनिस्ट हैं, और उसके बाद एक जर्मन है यहाँ पे फिजियोलॉजिस्ट, ठीक है, इनका नाम है थियोडोर यहाँ पे, ठीक है, थियोडोर स्वान है। ये जो है यहाँ पे इसकी खोज की है, मतलब यहाँ पे उन्होंने क्या दिया, सेल का सिद्धांत दे दिया, यानी कोशिका का सिद्धांत दे दिया, यानी जिसे कहते हैं सेल थियरी के नाम से जानी जाती है। अब आप लोगों को इतना सारा सारी की सारी डाउट खत्म हो गए जो आपके एग्जाम्स में आते हैं मेरे भाई, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बस ऐसे देखते रहिए, हमारे क्लास को जुड़िए, आपको हर दिन आपको अलग अलग क्लासेस एक नए अंदाज में एक नई तरीके से आपको देखने को मिलेगा पीपीटी के माध्यम से। अब हम आपको आगे की तरफ चलते हैं, दिखाते हैं, ठीक है, इतनी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे मेरे भाई, यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। क्या है सेल का सिद्धांत, सेल थियरी क्या है, मतलब आपने जो जो चीजें देखा उसमें सेल थियरी क्या है, सेल थियरी को हम जानेंगे। अब देखिएगा, पहला उन्होंने सेल थियरी में क्या दिया कि सेल आर द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ। सेल जो होता है या बेसिक यूनिट होता है ऑफ द लाइफ का, किसका होता है, लाइफ का, यहाँ पे ये बेसिक यूनिट होता है, ठीक है। सेल आर द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ, लाइफ का बेसिक यूनिट होता है मेरे भाई, ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा ऑल लिविंग थिंग्स सेल थिंग्स आर द मेड अप ऑफ द सेल, सभी लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो मेड अप होते हैं किससे, मतलब किसी दूसरे सेल से। यहाँ पे देखो बोला है कि सभी लिविंग थिंग जो है वह सेल से मेड अप होते हैं ना। अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, ऑल सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब सभी सेल जो होते हैं एक दूसरे सेल से बनते हैं, मतलब प्री एग्जिस्टिंग मतलब पुराने सेल से एक नया सेल बनता है मेरे भाई। क्या होता है, पुराने सेल से एक नया सेल बनता है, ठीक है। तो पहला हमने जान लिया, दूसरा जान लिया, तीसरे में है ऑल सेल आर प्रोड्यूस, ये भी हो गया। चौथा में है हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशंस इज पास्ड फ्रॉम द वन सेल टू द अदर, मतलब यहाँ पे हेरिडिटरी, आपको मैं हिंदी भी बता देता हूँ। फिर चौथा वाला हम जाने, अनुवांशिक जानकारी एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाती है। मेरे भाई आपको पता है जैसे कि हमारी पीढ़ियां, आप देखिए फिर से यहाँ से, ये तो हो गया ना तीसरे वाले से, देखिए सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिका से उत्पन्न होती है। जैसे हमारे पापा मम्मी अगर नहीं होते तो हम लोग आते नहीं आते, हम लोगों को अगर रहे तो फिर हमारे आने वाले जनरेशन भी रहेंगे, हमारे बच्चे होंगे, हमारे और भी जनरेशन बढ़ेगी, तो एक पुरानी सेल से एक नई सेल का फॉर्मेशन होता है। हमारे पूर्वज थे तो हम लोग भी है, ऐसी ही जो है यहाँ पे कोई सेल है, एक सेल से दूसरी सेल का निर्माण हो रहा है, तो फिर ये सेल होती है। चौथा है आपको अनुवांशिक जानकारी एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाती है, मतलब यहां कहने का मतलब यह है कि एक जो है कोशिका से दूसरी कोशिका में अनुवांशिक लक्षण जाते हैं। जैसे आपके पापा मम्मी में कोई कैरेक्टर है, कोई लक्षण है, और वही कैरेक्टर लक्षण आप में चला जाता है ना, इसे कहते हैं अनुवांशिक लक्षण, इसे कहते हैं अनुवांशिक लक्षण, जो जनरेशन टू जनरेशन जाती रहती है, ठीक है। वो सारी की सारी जानकारियां जो होती है ना एक सेल के अंदर होती है, ये सेल जो है अपने अंदर समाहित करके रखता है, मतलब पापा मम्मी के कैरेक्टर को उनके बच्चों में लेके जाना, जैसे पापा मम्मी का कलर हो गया, बॉडी के शेप हो गया, उनके साइज हो गई, या उनका जो है वहां पे बॉडी स्ट्रक्चर हो गया, उस सब का जो है दिखते नहीं बच्चों में मिलता है, पापा के जैसे एकदम बेटा उनका होता है, मम्मी के जैसे उनकी बेटी होती है, तो ये सारे के सारे कैरेक्टर जो है इसको अनुवांशिक लक्षण कहते हैं एक तरीके से। ये अनुवांशिक जो है यहाँ पे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते रहते हैं, तो एक सेल के अंदर में ये सब चीजें होती हैं। पांचवा नंबर है सभी कोशिकाओं में कुछ ना कुछ होता है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, मतलब सभी कोशिकाओं में कुछ ना कुछ चीजें होता है, ठीक है, कुछ ना कुछ चीजें होता है, मतलब इसी में कहने का मतलब ये है कि हर एक सेल जो है अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट होती है, ये अपने सेल्फ में अपने आप से किसी दूसरे सेल का फॉर्मेशन भी कर सकती है, साथ साथ में जो है इसके अंदर सारी की सारी एक जीवन की जो प्रक्रियाएं होती है वो सब की सब होती है ना। तो ये 5 के 5 आप लोगों ने देखा, ये 5 के 5 जो है सारे के सारे जो है आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, ये हमारा सेल थियरी था। इसको कौन दिया था, स्लाइडेन एंड स्वान नामक साइंटिस्ट ने, जो कि दोनों को उन्होंने दिया, और देने के पहले जो है उन्होंने यहाँ पे आप देख सकते हैं 1839 ईस्वी में दिया। अब इससे आपके लिए जानना और भी आसान हो गया कि सेल होता क्या है, इसकी सिद्धांत क्या है, इसकी यहाँ पे जो है सेल थियरी क्या है, जो कि एग्जाम में पूछता है।
है, तो आप इस चीज को बिल्कुल जानते रहिएगा। और साथ साथ में दोस्तों आप लोग फटाफट हमारे वीडियो को लाइक करते जाइए और अपने फ्रेंडों को भी शेयर करते जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी क्लास बिल्कुल बोरियस नहीं होगी मेरे भाई बहन, आप लोग बस ऐसे यूं ही लगे रहिए। ये पहला मैंने पांचवा भी बता दिया। अब चलते हैं हम आगे की ये वाली क्लासेस। देखिए अब क्या होता है कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में कोशिकाओं का संगठन कैसे होता है। किसी भी जीव का की जो कोशिका होती है, जो सेल होता है, उसका संगठन कैसे होता है, मतलब वो कैसे उनका एक दूसरे से वो मिल करके कैसे आगे क्या बना पाते हैं। तो आइए हम जानते हैं। यहाँ पे देखिए पहला है भाई यहाँ पे सेल है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कोई एक बिल्डिंग बना हुआ है तो उसका पहले नीचे का मिट्टी होता है, उसके बाद उसपे पिलर लगते हैं, फिर दीवार खड़ी होती है, फिर उसके ऊपर से छत पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें उसमें, बहुत सारी चीजें को रिक्वायर होती है ना, जैसे बालू, सीमेंट, सरिया, सब चीजों की होती है, तब जाकर के एक बिल्डिंग बनता जाता है। एक फ्लोर बना, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसे से मिल मिल करके चीजें बनती चली जाती हैं। वैसे ही हम सभी की बॉडी भी बनी है मेरे भाई, सभी जीव जंतु की बॉडी ऐसी ही बनी है ना। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे देखिए पहले तो यहाँ पे क्या है, एक सेल है, ठीक है। क्या है, एक सेल है। अब ये सेल जो है कई सेल का ग्रुप मिल करके क्या बनाता है, यहाँ पे टिश्यू बनाता है। ये बनाया, उसके बाद कई टिश्यू मिल करके आर्गन बनाते हैं, ठीक है। अब कई आर्गन मिल करके फिर क्या बनाते हैं, यहाँ पे आर्गन सिस्टम बनाते हैं, और कई आर्गन सिस्टम मिल करके क्या बनाते हैं, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म बनाते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब ऑर्गेनिज्म मतलब यहाँ पे किसी जीव का बॉडी बन जाना, किसी जीव की पूरी बॉडी की संरचना, वहां पे उसका स्ट्रक्चर बन जाना, ठीक है, ठीक है। अब आगे आपको फिगर के माध्यम समझाते हैं। ये देखिए सेल है, एक सेल था, अब कई सेल मिले तो टिश्यू बन गया, अब कई टिश्यू मिले तो यहाँ पे आर्गन बन गया, अब कई आर्गन मिले तो यहाँ पे आर्गन सिस्टम बन गया, अब कई आर्गन सिस्टम मिले तो देखो एक इंसान बन गया, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म बन गया। तो इसी तरीके से हमारे बॉडी का जो सेल का स्ट्रक्चर होता है, सेल का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऐसे ही सेल मिल मिल करके हमारी पूरी बॉडी को बना देते हैं मेरे भाई, पूरी बॉडी को बना देते हैं। जैसा कि आप लोग, हम लोग हैं, आप लोग देख ही रहे हो, या कोई भी जीव अदर भी होता है उसकी भी बॉडी ऐसी ही बनती है मेरे भाई। तो आप इस चीज के बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा कि यहाँ पे हमारी बॉडी कैसे बनती है। अब आज तो आपने इसको भी जान लिया है कि नहीं। आपको एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, आपको ये स्टेप पते रहेंगे तो फिर आप इस चीज को अच्छे से समझ पाओगे मेरे भाई। जो कि देखिए आपको हम फिगर के माध्यम से सब सारी चीजें समझा रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं। आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में जाइएगा, वहां पे मिल जाएगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल है अंकित एकेडमी, ठीक है, इसी चैनल के नाम से है सेम, उस पे जाइएगा। टेलीग्राम चैनल पे भी हम भेज देंगे, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा। अब इसके बाद हम जानेंगे नंबर ऑफ द सेल। हम क्या जानेंगे, यहाँ पे हम जानेंगे नंबर ऑफ द सेल। अब यहां पे हम जानेंगे नंबर ऑफ द सेल, ठीक है, नंबर ऑफ द सेल जानेंगे, ठीक है। अब यहां पे ये हो गया नंबर ऑफ द सेल क्या है, ठीक है, नंबर ऑफ द सेल है। यहां पे 1 मिनट में आपको सारी चीजें वो बता देता हूं, ठीक है। अब यहां पे नंबर ऑफ द सेल जानेंगे, ठीक। अब देखिए नंबर ऑफ द सेल जो है यहां पे ये क्या है मेरे भाई, ठीक है। अब नंबर ऑफ द सेल देखिए यहां पे नंबर ऑफ द सेल जिसे बोलते हैं कोशिकाओं की संख्या, जिसे क्या कहते हैं, कोशिकाओं की संख्या। मैं हिंदी इंग्लिश इसलिए बता रहा हूं आपको, आप कमेंट करके बताइए। अगर आपको दोनों लैंग्वेज में अच्छा लगे तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा सर हमको दोनों लैंग्वेज में अच्छा लग रहा है। फिर अगर नहीं लगेगा अच्छा तो हम आगे चलकर सिर्फ हिंदी में पढ़ाएंगे, ठीक है, जैसा भी आपकी इच्छा होगी, ठीक। आप देखिएगा यहाँ पे नंबर ऑफ द सेल, कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है, कितनी कोशिकाएं होती हैं जो हमारे बॉडी को फॉर्मेशन करती हैं, उसका निर्माण करती है ना। इस चीज को हमें समझना बेहद जरूरी है मेरे भाई, ठीक है। जितने भी हमारे दोस्त, जितने भी हमारी बहन, जितने भी हमारे लोग पढ़ रहे हैं, आप सभी का लाख लाख शुक्रिया, क्योंकि आप लोग जो है हमें देख रहे हैं और आपको हम बेहतर तरीके से पढ़ा रहे हैं। अभी मैंने सारी डिजिटल प्लेटफॉर्म अपना सब कुछ बना लिया, क्योंकि अभी तक मैं एकदम सिंपल बोर्ड पे पढ़ाते थे। तो अब आपको कोई टेंशन नहीं है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, टीजीटी, पीजीटी, एसएससी, हर एक एग्जाम के लिए ये बेहद आपके लिए इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कोशिकाओं की संख्या जो है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल, मतलब यहाँ पे ऑर्गेनिक कितने होते हैं, देखो कोशिकाओं की जो संख्या होती है के आधार पर जीवों को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है ना। कितने, 2 श्रेणियों में इन्हें वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है, 2 श्रेणियों में किया जा सकता है। पहला होता है एक कोशिकी और दूसरा होता है बहुकोशिकी। पहला होता है एक कोशिकी, दूसरा होता है बहुकोशिकी, ठीक है। मतलब हमारा अगर सेल के उनके अगर हम संख्या के बेस पे डिपेंड करेंगे तो उनको हम वहां पे अगर उनके बारे में जानेंगे तो ये 2 टाइप से, एक कोशिकी और 2 कोशिकी, 2 चीजें हो गई। आपको इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई।
चलिए हम आपको आगे की तरफ लेके चलते हैं ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक कोशिका को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई बहन, यहाँ पे यूनिसेलुलर कहते हैं, ठीक है। आप अपने जोश को बिल्कुल हाई रखिए, पूरी कंसंट्रेशन के साथ में इस क्लास को लीजिए, देखिए मजा आ जाएगा मेरे भाई, आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है बिल्कुल। अब देखिएगा यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है ना, इस चीज को हम जानेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, आपको हिंदी में मैं स्टार्ट करता हूं यहाँ, जिसे एक कोश की जीव कहते हैं ना, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब चीजें हैं, आपको बैक्टीरिया है आदि जैसे, ये सब के सब क्या होते हैं यहाँ पे, ये यूनिसेलुलर आते हैं मेरे भाई। यूनी एक वर्ड है, ठीक है, यूनी क्या है, एक वर्ड है। यूनी का मतलब हो गया आपको एक, ठीक है। सेलुलर का मतलब वहां पे कोश की, ठीक है, एक कोश की मतलब जो एक सेल से बना हो, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे ये अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सभी के सभी एक कोशिका से बने हैं ना, इसलिए इन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब आइए हम आपको दूसरा बताते हैं, दूसरा क्या है। दूसरा दिखेगा यहाँ पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है मेरे भाई। कैसा है, मल्टी सेलुलर। मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे सेलों का बना होना। क्या होना, बहुत सारे सेलों का बना होना, ठीक है। अब आप लोग समझोगे सर बहुत सारे सेल का हमारी बॉडी बनी, बिल्कुल बनी है मेरे भाई, ठीक है, बिल्कुल बनी है। अब एक सेल से अगर बॉडी बनी होगी तो बहुत छोटे जीव होंगे, जैसे आपको मैंने बताया अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया आदि, ये सब बहुत छोटे जीव हैं जहां पे इनकी बॉडी सिंगल सेल से बनी है। लेकिन अगर हम बात करेंगे यहाँ पे दूसरा मल्टी सेलुलर की, तो मल्टी सेलुलर जो है यहाँ पे आपका वहां पे ऑर्गेनिज्म दैट आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल्स आर कॉल्ड द मल्टीसेलुलर, जो एक से अधिक सेलों से बना होता है इनकी बॉडी, उसे हम क्या कहेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे, ठीक है। अब आपको इतनी सारी चीजें क्लियर समझ में आ गई होंगी, आगे की नहीं मेरे भाई, आप लोग फटाफट बताइएगा, ठीक है। आप देखिएगा मजा आने वाली है, अभी धांसू वाला मजा आएगा आपको एकदम जबरदस्त, ठीक है। अभी देखिएगा यहाँ पे एग्जांपल में जैसे क्या प्लांट, ट्री, डॉग, कैट्स, एलिफेंट हो गया, ह्यूमन बींग्स हो गया, ये सारी की सारी चीजें हो गई जो आप लोगों को यहाँ पे देखना। देखिए सब बड़े, प्लांट भी बड़ा होता है, ट्री भी है वो भी बड़े हैं, डॉग्स है, कैट है, एलिफेंट है, ह्यूमन बींग, मतलब जितने भी होते हैं यहाँ पे सब डेवलप होते हैं। सब क्या होते हैं, डेवलप हमारे यहाँ पे ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, ये सभी मल्टी सेलुलर से बने होते हैं या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, ठीक है। इतनी समझ में आ गई। चलिए मेरे भाई फटाफट, जोश को मत आप बिल्कुल डाउन मत करिएगा, एकदम बिल्कुल जोश में और जबरदस्त आपको ये भाई आपका ये बहुत जबरदस्त आपको क्लास देने वाला, ठीक है। चलिए आपको आगे चलिएगा, हम पढ़ाते नहीं, हम सिखाते भी हैं और हम आपको समझाते भी हैं बेहतर तरीके से, ताकि आपके एग्जाम में कोई प्रॉब्लम्स ना हो मेरे भाई। चलिए अब यहाँ पे आपको इतने सारे पेड़ पौधे, कुत्ते, बिल्ले, हाथी, मनुष्य, ये सब चीजें जो होती है मल्टी सेलुलर होते हैं, इनकी बॉडी जो होती है वह मल्टी सेल से बनी होती है, आप इतना समझ लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे चलते हैं 8वें वाले अपनी स्लाइड पे। सेल साइज हो गया, अब देखिए अब हम जानेंगे सेल साइज। अभी तो अब तहलका मचने वाला है, आप लोग फटाफट कमेंट करते जाइएगा कैसा आपको ये क्लास लग रहा है, ठीक है। और बिल्कुल हम आपको शून्य से शिखर तक लेके जाने वाले हैं और बहुत सारी चीजें अभी बताने वाले हैं आपको इस क्लास में, ठीक है। एकदम जबरदस्त क्लास रहेगी। देखिएगा सेल साइज है मेरे भाई स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। हमारे संसार की सबसे छोटी जो है सेल का नाम क्या है, इसे हम जानेंगे, क्योंकि बहुत सारी साइज में हमारी सेल होती है हमारे बॉडी में ना, या किसी भी ऑर्गन की बॉडी में एक सेल से बॉडी बनी नहीं होती। अभी हमने यहाँ पे स्टडी किया मल्टी सेलुलर बॉडी होती है, मल्टी सेल से बनी होती है, तो सभी की अपनी अपनी एक अलग अलग साइज होती है। सबकी बॉडी एक साइज से बनी नहीं है, एक सेल से बनी नहीं, सबकी अलग अलग सेल से बनी है, तो सबकी साइज क्या होती है हम जानते हैं। यहाँ पे स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द वर्ल्ड, संसार की सबसे छोटी कोशिका, क्या भाई, संसार के सबसे छोटी कोशिका यानी संसार की सबसे छोटी सेल क्या है, इसका नाम होता है माइकोप्लाज्मा। आप लोग याद करिएगा माइकोप्लाज्मा, जो एग्जाम में आते हैं, देखो ये रैपिड क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, एक तरीके से रैपिड फायर क्वेश्चन। संसार की सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है, माइकोप्लाज्मा है, ठीक है। चलिए अब आपको हम आगे की तरफ बताते हैं। आगे है बिगेस्ट सेल ऑफ द वर्ल्ड, यानी संसार की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है। ये सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वहां पे ये शुतुरमुर्ग के जो अंडा होता है वह होता है, ठीक है। शुतुरमुर्ग के अंडा जो होता है वह सबसे बड़ा जो है, ये क्या है, यहाँ पे कोशिका है, सबसे बड़ा ये सेल है, ठीक है। शुतुरमुर्ग आप देखते हो, जानते हो इसके बारे में। शुतुरमुर्ग एक ऐसा हमारा एनिमल है, एक ऐसा हमारा पक्षी है
जो बिल्कुल उड़ नहीं सकता, क्या नहीं कर सकता, उड़ नहीं सकता, लेकिन दौड़ सकता है। इसकी बॉडी इतना वेट होता है कि जो है यहाँ पे उड़ नहीं पाता है, इसलिए जो है ये तेजी से साथ में चल लेता है, दौड़ लेता है। लेकिन यहाँ पे इसके जो अंडे होते हैं वह काफी विशाल होते हैं। इसका जो बर्ड में सबसे बड़ा अगर बात की जाएगी तो ये शुतुरमुर्ग ही होता है। अब इससे बड़ा कुछ नहीं, कोई बर्ड होती नहीं, कोई पक्षी नहीं होती है, तो इसका अंडा भी बड़ा ही होता है। तो इसका अंडा बड़ा होता है, इसलिए यहाँ पे संसार की सबसे बड़ी कोशिका की बात की जाएगी तो ये यहाँ पे शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। अब आगे हम बात करते हैं आपको यहाँ पे मानव में सबसे छोटी कोशिका। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप बताइएगा फटाफट आप लोग, ठीक है। चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और हमारे इस सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले टाइम में इसके कई पार्ट आएंगे। अभी ये पार्ट 1 है, आपको आगे पार्ट 2, 3 भी देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए छोटा छोटा पार्ट में आपको हम बिल्कुल सब चीजें समझाएंगे। यहाँ पे देखिए, इस मानव में सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है, उसका नाम है मेरे भाई स्पर्म। क्या कहलाता है, ये स्पर्म कहलाता है, ठीक है। चलिए अब आपको यहाँ पे हम जानेंगे मानव में सबसे बड़ी कोशिका क्या नाम है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका का नाम है, आप एक मिनट रुक जाओ। आपको मानव में सबसे छोटी कोशिका का नाम है स्पर्म। अब आपको पता होगा स्पर्म क्या है, बहुत सारों को पता नहीं होगा स्पर्म क्या है। ये देखो, जो मेल होते हैं, जो हमारे ह्यूमन में, मानव में पुरुष होते हैं, ठीक है। पुरुषों में एक टाइप का यहाँ पे जब जैसे उन्हें यहाँ पे उनके बॉडी में एक जो है टाइप का ये सेल होता है, ठीक है, जिसे कहते हैं स्पर्म सेल। और स्पर्म सेल क्या होता है, किसी दूसरे संतान को वहां पे उत्पन्न करने में जो है इसकी अहम रोल होता है, इसकी सबसे बड़ी भूमिका होता है, हम इसे कह लेते हैं, ठीक है। स्पर्म अगर नहीं होता तो शायद हम आप यहाँ पे नहीं होते, यानी एक पुरुष का स्पर्म ही जो है किसी दूसरे संतान की उत्पत्ति कर सकता है। समझ में आ गया होगा अब आप लोगों को। चलिए मेरे भाई, तो ये स्पर्म होता है जो पुरुष के टेस्टिस में पाया जाता है, ठीक है। लेकिन ये सबसे छोटा कोशिका होता है मानव में। अब आपको हम दूसरा बताते हैं, मानव में सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम होता है। अब ये भी बात आती है, भैया अब तो हम छोटी कोशिका के बारे में जान लिया, लेकिन मानव में सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तो इसको भी जान लीजिए मेरे भाई, इसको भी जान लीजिए। यहाँ पे होता है, उसका नाम होता है अंडाणु, जिसे कहते हैं ओवम, ठीक है। अब ओवम कहाँ पाया जाता है, अभी तक तो पुरुषों के बारे में आपने जाना, लेकिन अब महिला के भी बारे में जान लीजिए। महिलाओं की जो है बॉडी में यहाँ पे, ठीक है, उनकी ओवरी कह सकते हैं, उनका जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसमें ओवरी होती है, ठीक है। ओवरी में जो है वहां पे ओवम पाया जाता है। अब ये जो ओवम होता है, जिसे अंडा कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, अंडा कहते हैं, अंडाणु जो भी कह ले, तो यहाँ पे ये जो होता है ये सबसे बड़ी कोशिका होती है। कौन सी कोशिका होती है, सबसे बड़ी कोशिका होती है मेरे भाई बहन। आप लोग इसको याद रखिएगा, एग्जाम में आते हैं, ये सारे एग्जाम में आएंगे, आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप फटाफट वहां पे आंसर करते जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। मानव में लंबी कोशिका क्या होती है, मानव में लंबी कोशिका क्या होती है। मानव में सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो न्यूरॉन की होती है। न्यूरॉन की सबसे लंबी कोशिका होती है, लंबी का मतलब आपको लॉन्गेस्ट होती है, ये काफी लंबी होती है ना। तो न्यूरॉन जो होता है हमारे ब्रेन में, आपको बॉडी के पूरे पार्ट में पाया जाता है, ठीक है, जिससे कि ये मैसेज का आदान प्रदान करता है ना, संवेदनाओं का, मतलब कोई भी जानकारी सूचना होता है बॉडी के हर पार्ट से ब्रेन को लेके जाता है, ब्रेन से बॉडी के हर पार्ट को लेके आता है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूरॉन होता है जो कि यहां पे होता है, ठीक है। अब आपको एग्जाम में कोई डाउट नहीं रखना है और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है। आगे विभाजन रहित कोशिका क्या होता है। विभाजन जो मतलब विभाजित हो जाती है, मतलब डिवाइड हो जाती है, उन्हें कई भाग में अलग अलग हम उन्हें कर सकते हैं, तो वो कौन सी कोशिका होती है उसको जान लीजिए, वो भी न्यूरॉन ही होती है, ठीक है। यहाँ पे, ठीक है, विभाजन सॉरी विभाजन रहित, यहाँ पे मतलब विभाजित नहीं हो सकती है ना, मतलब विभाजित नहीं हो सकती है ना, तो इसलिए यहाँ पे न्यूरॉन होती, ये जल्दी जो है यहाँ पे क्या होता है, जल्दी ये विभाजित नहीं होती है। आप देखते हो, आपको एग्जांपल मैं बताता हूं, जैसे किसी को कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कभी किसी के सर में चोट लग जाती है, गहरी चोट लग जाती है, उसके बॉडी से पूरा ब्रेन से क्या होता है, वहां पे उसकी सिर फट जाता है, उसके बाद वहां के बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है। कभी कभी किसी भी पर्सन को वहां पे क्या होता है, जल्दी वहां पे बचते नहीं है, बहुत सारे कम लगता है तो बच जाते हैं, वैसे ज्यादा गंभीर रूप से लग जाता है तो मर जाते हैं ऑन स्पॉट। तो यहाँ पे क्या होता है, न्यूरॉन जो होता है ना, ये सेल अपने आप में डिवाइड नहीं होता, ये ज्यादा डिवाइड नहीं होता, यहाँ पे जो भी है सेल
सेल उसको कवर नहीं कर पाएगा, जो भी है अगर डैमेज हुआ ज्यादा तो वहां पे वो काम करना बंद कर देगा, तो इसलिए जो है उनकी डेथ हो जाती है। तो न्यूरॉन सेल कभी डिवाइड नहीं होता है। अब आगे देखिए यहाँ पे फास्ट डिवाइड सेल जो होता है ना, तेज विभाजन, सबसे तेज विभाजित होने वाला। अब आप लोग कहोगे भैया अब तक तो हमने सुना कि जो विभाजित ना हो पाए ऐसी सेल के बारे में हमने जाना, लेकिन अब एक ऐसी सेल के बारे में हम जानेंगे जो विभाजित बहुत तेजी से होती है ना, एकदम रैपिड। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम जानेंगे ये लीवर होता है मेरे भाई। क्या होता है? लीवर होता है। ठीक है, आप भी कमेंट करते रहिएगा, आपके अगर सवाल है कमेंट करते रहिएगा, हम आपको बाद में आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। ठीक है, लीवर होता है, यहाँ पे लीवर सबसे तेज विभाजित होने वाला हमारा क्या है? सेल है, कोशिका है। ठीक है, अब आपको समझ आया। चलिए अब आपको हम आगे की तरफ लेके चलते हैं, जहां पे एकदम जबरदस्त आपको सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ चीजें देखने को मिलेगा। अब तो मजा आएगा मेरे भाई। चलिए यहाँ पे देखते हैं सेल शेप। ठीक है, सेल शेप का मतलब हो गया कोशिका का आकार। कोशिका का क्या आकार होता है, इस चीज को हम जानेंगे। भैया अब तक तो हम बहुत सारी चीजें जाने, सेल क्या होता है, कोशिका क्या है, कोशिका की खोज कौन किया, कोशिका कितने साइज उसकी क्या होती है, ठीक है, कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, ये सब चीजें हो गया। लेकिन अब इसके बारे में हम जानेंगे इसका आकार क्या होता है। भैया कैसे हम पहचानेंगे यार कि यहाँ पे हमारा ये सेल है, ये सेल है, ठीक है, ये कोशिका है, वो कोशिका है, कैसे हम जानेंगे? तो यहाँ पे भी हमें जानना चाहिए। देखिए पहला हम फिगर के बेस पे समझाएंगे। फिगर एकदम जबरदस्त है, आप कमेंट करिएगा फिगर पे। देखिए आपके लिए हम ढूंढ के फिगर भी लाए अच्छे। यहाँ पे पहला है ये वाला है, ये क्या है? नर्व सेल है। क्या है? नर्व सेल। अभी आप लोगों को मैंने बताया था नर्व सेल सबसे लॉन्गेस्ट हमारी क्या होती है? सेल होती है ना। ठीक है, सबसे बड़ी सेल है तो नर्व सेल है। तो यहाँ पे ये नर्व सेल है। ठीक है, स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हो ऐसे, ये देखो ऐसे गुच्छे के आकार का एकदम पूरा फैला सा होगा, जैसा पेड़ नहीं होता है वैसे पेड़ के आकार का, ऊपर जाने के बाद खूब फैलेगा और नीचे जो है पूरा का पूरा पतला सा ऐसे स्टेम की तरह देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे रहता, नीचे देखो जड़े है और ऐसे से होकर के ऊपर फैला हुआ। तो ये आपको शेप पहचानना है। ठीक है मेरे भाई, ताकि देखने के बाद आप पहचान जाओ एग्जाम में। आगे नेक्स्ट आपका दूसरा है, ये अमीबा है। ये क्या है? अमीबा है। अमीबा सेल एक ऐसा सेल है जो आपको सबसे छोटा सेल होता है, मतलब ये यूनिसेलुलर होता है, मतलब एक सेल से ये बना होता है। ठीक, एक कोश की ये जीव होता है। अब इसमें यहाँ पे क्या होता है, ये समुद्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये समुद्रों में पाया जाता है। ठीक है, और हमेशा अपने शेप को ये बदलता रहता है और इसीलिए जो है यहाँ पे ये जो है इसके बीच में डिफरेंट शेप होता है। बीच में देखिए न्यूक्लियस पाया जाता है, बगल में वैक्यूल्स होता है, बगल में इसके बॉडी में बहुत सारे स्यूडोपोडिया ऐसे कहते हैं ये पाए जाते हैं। देखो आपको ऐसे ऐसे दिख रहे होंगे ना, ऐसे जैसे हमारा पंजा नहीं होता है, आप उंगलियां देखते हो ऐसे पंजे ना, अब आपको यहाँ पे उंगलियों के बीच में क्या स्पेस ऐसे से दिख रहा है ना, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है इसका, अमीबा का होता है। ठीक है, अब आपको हम आगे की तरफ लेके चलते हैं। आगे क्या होता है? रेड ब्लड सेल है। अब देखिए रेड ब्लड सेल क्या होता है? रेड ब्लड जो सेल होता है यहाँ पे ये हमारे बॉडी के ब्लड में पाया जाता है। हमारे बॉडी के ब्लड में, जो बॉडी में पूरा हमारे, आपको पता ही होगा हमारे बॉडी में क्या होता है? ब्लड सर्कुलेट होता है, और ब्लड अगर फ्लो ना हो तो हम लोग कहाँ ना, तो हमारे बॉडी में किसी भी चीज का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा। और जिसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारा, वह हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल का होता है, जिसे बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं। हिंदी में क्या कहते हैं भाई? लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स ना, आरबीसी। ठीक है, आरबीसी। अब देखिए आरबीसी जो होता है, रेड ब्लड सेल्स, कुछ इस तरीके से होता है ना, लाल लाल इसके पास सेलें होती हैं, ऐसे गोली गोल गोल गोल, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे देख रहे हो गोले गोले ऐसे पाए जा रहे हैं ना, तो ये सब चीजें यहाँ पे होती हैं मेरे भाई। ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया होगा दोस्तों। आप लोग जितनी मेहनत से करोगे पढ़ाई उतनी बेहतर आपकी सफलता भी मिलेगी। आपको बस हमारा साथ देना है और हम आपके साथ में बिल्कुल लगे हुए हैं। आपको हर एक चीज हम समझाएंगे, हर एक चीजें बताएंगे, तो आपको इतनी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा इरेजर पे और इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ताकि आपको को भी यहाँ पे, और फिर आगे की चीजें हम आपको लेके चलते हैं। ठीक है, चलिए ये सब चीजें हो गई। अब आपको हम आगे की तरफ लेके चलते हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड पे। देखिए अब नेक्स्ट क्या है, आपको देखिए कितना सुंदर फिगर है, कितना सुंदर फिगर मैं आप लोगों को यहाँ पे पीपीटी के माध्यम से लेकर के आया हूँ। पहला देखिए यहाँ पे स्पर्म सेल कैसा होता है। स्पर्म सेल कुछ इस तरीके से होता है ना, आपको स्पर्म सेल कैसा होता है यहाँ पे कुछ इस तरीके से होता है मेरे भाई। ठीक है, ठीक है।
अब देखिएगा यहाँ पे, ये देखिएगा ये स्पर्म सेल है, क्या है यहाँ पे स्पर्म सेल है। अब ये देखिए ऐसे 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 करके आगे हेड का आकार होता है, ऐसे घूम होता है, मूव करता है ऐसे ऐसे करके, इसके पास पीछे टेल होता है, पूछे होती है, और ये बहुत तेज मूव करता है ना। आपको पता होगा जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहां पे, तो उस वक्त क्या होता है, एक जो है मेल का स्पर्म जो होता है उसके पेनिस से निकल करके फीमेल के वेजाइना से होते होते बहुत तेजी के साथ में फीमेल की जो है एक फेलोपियन ट्यूब होती है, उनकी यूट्रस से होते हुए फेलोपियन ट्यूब होता है, फेलोपियन ट्यूब में जाता है, वहां पे ओवम से मिल लेता है भाई, ठीक है। और मिलने के बाद फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फिर किसी एक बच्चे का वहां पे किसी एक जायगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब छोटे से जीव का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है स्पर्म भाई, ठीक है। अब आगे की बात करेंगे हम ओवम, ठीक है। ओवम आपका कुछ इस तरीके से होता है, जो गोल होता है, राउंड होता है, ये जाएगा और जाने के बाद इसको यहाँ पे इसके अंदर इसे फ्यूज करेगा, फ्यूज करके दोनों मिल करके एक कोशिका का निर्माण करते हैं जिसे जायगोट कहते हैं, और फिर वही जायगोट आगे ग्रो करके एम्ब्रियो से ग्रो करके फिर से एक छोटा सा बच्चा बन जाता है, जैसा कि आप लोग देखते हो, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे ये चीजें हो गई, समझ में आगे होंगे। अब आगे आता है गॉड सेल। गॉड सेल क्या होता है भैया, अब देखो गॉड सेल की बात करेंगे तो ये प्लांट में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, ये प्लांट में पाया जाता है ना, किस में पाया जाता है, यहाँ पे ये प्लांट में पाया जाता है, ठीक है। अब ये देखिए प्लांट में पाया जाता है जो गॉड सेल होती है, जिसमें आपको प्लांट की लीफ में पता होगा उनके में स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा का मतलब होता है कि दिन के समय में स्टोमेटा ओपन होता है, रात के समय में स्टोमेटा बंद हो जाता है, इसीलिए प्लांट की लीफ में जो है वहां पे ट्रांसपायरेशन होता है प्लांट में, यानी डेली उसमें से वाटर का, पानी का क्या होता है, लॉस होता है, निकल जाता है, ठीक है। जितनी धूप पड़ेगी उतना ज्यादा उसमें से वाटर लॉस होगा, उतने ज्यादा स्टोमेटा ओपन रहेंगे। जब धीरे धीरे धूप कम हो जाएगी, सनलाइट कम हो जाएगा, उसके बाद ये स्टोमेटा क्या होगा भैया, बंद हो जाएगा और रात भर पूरा बंद रहेगा। जितना दिन में पानी को उन्होंने क्या किया है, वाटर को लॉस किया है, उतना पानी को फिर से वह नीचे जड़ों से इकट्ठा कर लेगा। तो इसको बोलते हैं ट्रांसपायरेशन, जो प्लांट की लीफ में वहां पे उसके स्टोमेटा को ओपन होने में हेल्प करते हैं, इसे कहते हैं गार्ड सेल। चलिए अब हम आपको आगे की तरफ लेके चलते हैं। हम बेसिक से आपको हम बता रहे हैं, बेसिक से आपको हम समझा रहे हैं और बेसिक से हम आपको सिखा रहे हैं मेरे भाई बहन। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, थोड़ी सी अगर कभी क्लास आपको लंबी मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको दूसरी क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और किसी भी एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब चलिए हम यहाँ पे जानते हैं दूसरी चीजें क्या है। यहाँ पे स्किन सेल, ये देखिए स्किन सेल है, कुछ स्किन सेल ऐसी होती है। अब देखिए हम सभी के क्या है, यहाँ पे स्किन जो होती है, हम सभी के स्किन जो है यहाँ पे, ये देखिएगा स्किन है ना। अब स्किन जो है यहाँ पे, ये भी इसका भी एक सेल है, ठीक है, ये भी किसी सेल से बनी हुई है, तो ये भी जो है यहाँ पे हमारा ये वाला है स्किन सेल हो गया, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे हम मसल सेल की बात करेंगे। बॉडी में मसल है ना भैया, क्या बनना है आपको हाँ, खली बनना है, सलमान खान बनना है, एकदम बॉडी बढ़िया से बनाना ना, तो इसके लिए क्या चाहिए आपको, मसल। कहते नहीं कि वो मसल, जिम जाओ और मसल बनाओ, दबा के खाओ, मसल बनाओ और बॉडी अच्छी लगेगी। तो आपको यहाँ पे क्या, मसल को अच्छा करना है। ये मतलब जो मसल्स होती हैं स्ट्रांग होते हैं, बिना मसल के हमारी बॉडी मूवमेंट नहीं कर सकती मेरे भाई, ना आप झुक सकते हो, ना बैठ सकते हो, ना किसी चीज को खींच सकते हो ना। अब देखो ये हाथ है ना मेरा, इसको खींच कोई रहा है तो ये मसल खींच रही है, ऐसे मसल खींचेगी तो ये मुड़ जाएगा, और मसल करेगी यहाँ पे तो फैल जाएगा ऐसे। तो मसल के थ्रू ही जो है हमारी बॉडी मूवमेंट करती है। तो यहाँ पे ये एक तरीके से मसल जो है यहाँ पे इस तरीके से होता है, कुछ आप फिगर देख सकते हो ना। चलिए अब ये सब माइक्रोस्कोप से लिया हुआ फोटोज है, फिगर है, तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब आगे आता है यहाँ पे दूसरा युगलीना आता है मेरे भैया। आप लोग यहाँ पे देखिए युगलीना, युगलीना क्या होता है, युगलीना एक हमारा, यह भी क्या है, एक हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। जैसा कि अमीबा होता है वैसे युगलीना भी होता है। युगलीना के भी कुछ आपने यहाँ पे फिगर देख रहे होंगे, कई युगलीना आपको दिख रहा है ना। ये भी जो है हमारा ये फिगर होता है, जो यहाँ पे अलग अलग आपको मैंने साइज बता दिया और थोड़ा थोड़ा उसके बारे में भी मैंने बता दिया, जो शायद आपको एक बेसिक नॉलेज हो गया। अब जो एग्जाम में पूछे जाते हैं आपको कोई डाउट नहीं होगा ना। चलिए अब आपको इतना समझ में आ गया है, सभी को समझ में आ गया है। चलिए भैया अब आपको हम बताते हैं, एक दूसरे यहाँ पे चीजों पे लेके चलते हैं और दूसरी चीजें आपको हम समझाते हैं। ये हो गया आपका खल्लास, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं, ये देखिएगा आपको देखने को मिलेगा
हमारा 10वां स्लाइड है, इसमें हम क्या जानेंगे, यहाँ पे इसके बाद आता है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कोशिका की संरचना और कार्य क्या होता है। अब तो भैया आपने जान लिया कि नहीं यार, यहाँ पे कोशिका की ये साइज होती है, ऐसे ऐसे शेप होता है, सब चीजें हो गया, लेकिन अब जानना है कि सेल का क्या स्ट्रक्चर होता है, मतलब ना, और उसके साथ साथ में आपने डिफरेंट सेल को तो देखा, लेकिन साथ साथ में क्या होता है यहाँ पे, इसका कार्य क्या होता है, इसके काम क्या होते हैं ना। चलिए अब आपको हम यहाँ पे समझाते हैं। कोशिकाएं बहुत छोटी इकाइयां होती हैं, कोशिकाएं क्या होती है, बहुत छोटी इकाइयां होती है। किसी को बोरियस नहीं होना और साथ साथ में सबको बस एकदम अपने जोश को हाई रखना है, आपको आगे भी और स्टडी करना है, ठीक है। उसके बाद फिर से जो है आपको यहाँ पे डाउन होना है ना मेरे भाई। चलिए यहाँ पे देखिएगा, तो कोशिका, यहाँ पे कोशिकाओं में बहुत छोटी इकाइयां होती हैं और फिर भी उनकी जो है संरचना सरल नहीं होती है। कैसी नहीं होती, उनकी संरचना सरल नहीं होती है। और उसके साथ साथ में कोशिकाओं में भी अपने विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न कोशिकांग होते हैं। मतलब देखो भैया, यहाँ पे क्या होता है ना कि ये हम सभी के ना मेरे भाई, यहाँ पे हम सभी की जो बॉडी है, इनके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिससे हमारी बॉडी चल रही है। तो ऐसी ही जो है हमारा सेल भी होता है, ऐसे ही हमारा सेल भी होता है। सेल के अंदर भी छोटे छोटे, उसके अंदर भी कुछ उनके कोशिकांग होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, ऑर्गेनेल्स कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, और हिंदी में बोलते हैं कोशिकांग। क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं, ठीक है। ये आपको हो गया, समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा, एक सेल ऐसे होता है, ये एक सेल का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से होता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो ना। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हो, ये होता है एक सेल का स्ट्रक्चर। बीच में देखिए न्यूक्लियस होता है, और उसके बाद फिर से यहाँ पे इसे बोलते हैं हम न्यूक्लियस। इसे क्या बोलते हैं हम, यहाँ पे न्यूक्लियस बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ये गोल्जी हो गया, गोल्जी, ठीक है, गोल्जी एपरेटस हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, इसे बोलते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, इसे माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। इसके बाद इसमें प्रोटोप्लाज्म होता है। उसके साथ साथ में यहाँ पे इसका आगे आपको सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, जो इसका ऊपर का स्ट्रक्चर है, ऐसे ऐसे करके ये वाला स्ट्रक्चर। तो बहुत सारे इसके भाग होते हैं, आगे चल के हम आपको इसके बारे में समझाएंगे, ठीक है। चलिए इतना समझ में आपको आ गया होगा। अब देखिएगा, आपको हम सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट इसका पार्ट होता है उसको हम समझाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहला होता है, इसको दो पार्ट में विभाजित किया गया है। पहला होता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये आपका सेल मेम्ब्रेन, और इसे बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं इसे, सेल मेम्ब्रेन होता है या उसे बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। चलिए अब आपको हम आगे की तरफ लेके चलते हैं, और बहुत सारी चीजें आपको हम समझाने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है। ठीक है, एक मिनट, हाँ चलिए भैया, अब जानते हैं यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है मेरे भाई, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है देखिएगा। और दूसरा यहाँ पे एक होता है साइटोप्लाज्म, और यहाँ पे सेल ऑर्गन, मतलब एक सेल के जो है यहाँ पे दो पार्ट, पहला सेल मेम्ब्रेन या उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे, दूसरा होता है साइटोप्लाज्म एंड द सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं ना, ठीक है। अब उसके बाद पहला हम जानेंगे यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, ठीक है। पहला हम जानेंगे यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे क्या होता है, ठीक। चलिए अब देखिएगा, सेल मेम्ब्रेन में द थिन डेडिकेट मेम्ब्रेन दैट सराउंड्स the protoplasm is called cell membrane और the plasma membrane। अब देखिए भैया, यहाँ पे आप लोगों को जानना ये है कि एक जो पतला सा, आपको हम आगे लेके चलते हैं, हिंदी मीडियम बताते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। प्रोटोप्लाज्म को घेरने वाली पतली नाजुक झिल्ली, पतली क्या है यहाँ पे, पतली यहाँ पे सॉरी, ये पतली जो है आपको नाजुक जो झिल्ली है, ये वाली पतली नाजुक झिल्ली को हम क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, कोशिका झिल्ली कहते हैं। और साथ साथ में इसे प्लाज्मा झिल्ली के भी नाम से हम जानते हैं। दो नाम सभी आपको मैंने बताया था यहाँ पे, इसके पहले एक नाम मैंने आपको बताया था यहाँ पे, इसे क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, और दूसरा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो आपको ये इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक को बोलते हैं हम कोशिका झिल्ली और एक को बोलते हैं हम प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। चलिए अब आगे हम कहते हैं इसका फंक्शन क्या होता है, इनके कार्य क्या होते हैं, कोशिका का जो है कार्य क्या होता है, कि क्या क्या चीजें करता है, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं, ठीक है। जो पहला वाला होता है, सॉरी साइटोप्लाज्म। अब देखिए पहला यहाँ पे क्या है हमारा, जो है यहाँ पे जानेंगे टू सेपरेट, हिंदी में चलते हैं, हिंदी से शुरुआत करते हैं, आप इंग्लिश भी देख सकते हैं, किसी को प्रॉब्लम होगा तो आप जरूर बताना। यहाँ पे कोशिकाओं को एक दूसरे से और आसपास के माध्यम से अलग करना, ठीक है। कोशिकाओं को क्या करना, एक दूसरे से आसपास की जो है, जो वहां पे इन्वायरमेंट होता है उनसे, उनके माध्यम से उन्हें अलग करना, ठीक है, इसका काम
काम होता है, इसका क्या है काम होता है। मतलब आपको मैं बता दूं, यहाँ पे जो कोशिका झिल्ली होती है और जो यहाँ पे आपका प्लाज्मा झिल्ली होती है, इन दोनों का काम जो होता है यही होता है। दोनों मतलब एक है, कुछ भी बोलो। और उसके बाद यहाँ पे इनका काम यही होता है कि कोशिकाओं को एक दूसरे से आसपास के माध्यम से क्या करना, अलग करना। जैसे हमारा ये कपड़ा होगा और हम देखो एक जगह पे 4-5 लोग बैठे हुए ना, और सबके कपड़े अपने क्या क्या होते हैं, अलग होते हैं। कोई किसी का कलर रेड होता है तो किसी का ग्रीन होता है, किसी का ब्लू होता है तो किसी का वायलेट कलर होता है। तो ऐसे होते, तो कैसे वो सब प्राणी जितने भी लोग होते हैं सब अलग अलग दिखते हैं ना, ये लगता है भाई तुम अलग हो, तुम अलग हो, तुम अलग हो। ऐसे ही जो है वहां पे ये ऊपर का एक लेयर होता है ना, ऊपर का क्या है, एक लेयर होता है ना, जो उससे पूरे एरिया को कवर, जैसे हमारी बॉडी को कौन ढक रहा है, हमारी बॉडी को कपड़ा ढक रहा था। कपड़े पे कोई भी चीजें पहले होती है तो कपड़े को होती है, जिससे हमारी बॉडी सेफ रहती है ना अंदर। इसलिए जो है यहाँ पे इसी तरीके से कोशिका झिल्ली, ये जो प्लाज्मा झिल्ली है यहाँ पे, ये जो है इसे कवर करती है, मतलब इसे सेफ रखती है ना। दूसरा हो गया यहाँ पे कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करना। कोशिका को क्या करना, एक निश्चित आकार प्रदान करना, यहाँ पे एक उसे शेप देना अच्छा सा, ताकि यहाँ पे वो अपने आप को, लाइफ को अच्छे से जी सके, अपने आप को सरवाइव कर सके, सारा फंक्शन कर सके। तो ये हो गया भैया। अब आपको आगे जानना, यहाँ पे विभिन्न पदार्थों को कोशिका के अंदर बाहर जाने देना, ठीक है। कोशिका को विभिन्न पदार्थों को, अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे पदार्थ ऐसे होते हैं जो कोशिका के अंदर भी आते हैं और बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो कोशिका के बाहर भी जाते हैं। तो उस वक्त होता क्या है कि यहाँ पे बहुत, अब देखिए इनकी जो ये इसको बोलते हैं यहाँ पे प्लाज्मा झिल्ली होती है ना। अब ये जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, ये जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, इस प्लाज्मा झिल्ली को यहाँ पे अगर ये सबको अलाउ नहीं करती है, भैया तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी, आप अपने घर में क्या करते हो, ताला लगा के रखते हो ना। जिसको हम परमिशन करेंगे वही आ सकेगा, जिसको नहीं परमिशन करेंगे, नहीं जानते पहचानते, उसको भैया बाहर भगा देंगे, भाई तुम्हें हमारे घर में अलाउ नहीं है। ऐसे ही होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन हमारी होती है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वह बिल्कुल जो है वो अपने घर के अंदर में किसी को एंट्री नहीं होने देती है। और जरूरत का कोई पर्सन है, सगा संबंधी उसका है, जानने वाला है और उसकी जरूरत की है, तो उसे अंदर आने देगा। इसलिए जो है यहाँ पे इसका जो काम होता है वह उसको अंदर बाहर जाने से रोकता है या उन्हें परमिशन भी देता है। तो ये चीजें होती हैं हमारा सेल मेम्ब्रेन का, या वहां पे हम कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है। अब आपको आगे की तरफ हम लेके चलते हैं ना भैया। अब देखो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन, और यहाँ पे जिसे कहते हैं दूसरा होता है सेल मेम्ब्रेन, या यहाँ पे सॉरी सेल वॉल, ठीक है। दूसरा यहाँ पे होता है सेल वॉल, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं ना। अब आप लोगों ने जो समझा है उसको, वो हमारे एनिमल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, वो हमारे सभी एनिमल में पाया जाता है, ठीक है, एनिमल के सेल में पाया जाता है। लेकिन अब जो यहाँ पे सेल वॉल की बात है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं, ये भाई साहब ये होता है, ये हमारे सभी पौधों में पाया जाता है। जो पौधे होते हैं ना, उनकी जो ऊपर की सेल होती है उसके ऊपर पाया जाता है, ठीक है। अब इसको हम आपको हिंदी में बताते हैं, इंग्लिश वाला आप देख लीजिए। इन प्लांट सेल्स एडिशनल थिक लेयर नोन एज द सेल वॉल इज प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ द रिजिड सब्सटेंस कॉल्ड ना। अब यहाँ पे आगे की तरफ हम चलते हैं, जल्दी से आपको बताते हैं। देखिए ये इनकी जो हमारा सेल वॉल होता है, वह सेल वॉल जो होता है वह एक टाइप के सब्सटेंस से बना होता है, जिसको क्या कहते हैं, सेलुलोज कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, सेलुलोज कहते हैं। अब आप याद रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्लांट की जो सेल होती है वह किससे बनी होती है, तो आपको याद नहीं रहेगा तो आप वहां पे गलत कुछ आंसर करके चले आओगे। इसलिए यहाँ पे सेलुलोज की बनी होती है, जो उसे क्या करती है, बाहर की बहुत सारी चीजें जो काफी मोटी होती है, और साथ साथ में ये उसकी भित्ति, कोशिका भित्ति कहते हैं इसे, और उसके साथ साथ में ये जो है यहाँ पे कोशिका को कठोरता प्रदान करती है। मतलब देखो पेड़ पौधे जो होते हैं ना, काफी कठोर होते हैं ना, आप उसको जाके नहीं उनकी स्किन को आप कट कर सकते हो, कुछ कर सकते हो। हाथ यहाँ पे आप कुल्हाड़ी ले लो, कुछ और चीजें ले लो धारदार, उससे जाके कट करते हो तभी कट होती है, वैसे नहीं होती, मजबूत होती है। कभी आधी तूफान आता है, गिरता नहीं है जल्दी। तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे काफी मजबूत होती है। तो ये उससे सेलुलोज की बनी होती है। किससे बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। याद रखना, एग्जाम में आते हैं। आपको आगे की तरफ हम लेके चलते हैं। कोशिका हो गया, आपको मैं बता दिया, लेकिन कोशिका भित्ति का जो है यहाँ पे कार्य, देखिए कोशिका भित्ति यहाँ पे लिख दिया गया सेल वॉल, थोड़ा सा बाई मिस्टेक हो गया, आप लोग इसे माफ करना। यहाँ पे कोशिका भित्ति के कार्य होना चाहिए था, फंक्शन होना चाहिए था, यहाँ गलती से हो गया भैया, आप लोग माफ करना। तो देखिए यहाँ पहला हो गया, ये क्या करता है, प्रोवाइड्स एंड मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। ये सेल के शेप को क्या करता है, मेंटेन करता है, सेल के शेप को मेंटेन करता है। भैया आप अच्छे से रहो आराम से, ठीक है, उन सबको एक अच्छा आकार देता है।
दूसरा है इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी एज वेल एज इलास्टिसिटी ऑफ द प्लांट सेल। प्लांट सेल को जो है वहां पे क्या करता है, रिजिडिटी मतलब उसको बिल्कुल कठोरता प्रदान करता है ताकि कोई तुम्हें, और इलास्टिसिटी प्रदान करता है। जैसे कि कभी कभी पेड़ आपको दिखते होंगे लच भी जाता है, लेकिन कभी कभी वहां पे कठोर भी होता है ना, तो दोनों चीजें यहाँ पे प्रदान करता है। तीसरा होता है प्लांट आर एबल टू बियर स्ट्रेसेस ना, प्लांट आर एबल टू बियर स्ट्रेसेस स्ट्रेन एंड बिकॉज ऑफ सेल द सेल वॉल। ठीक है, ये प्लांट जो होता है ना बियर अपने आप को स्ट्रेसेस करता है ना, और साथ साथ में स्ट्रेन बिकॉज ऑफ सेल वॉल की वजह से ये अपने आप को बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म एकदम सीधा मुद्रा में खड़ा होता है। भैया चलो एकदम स्टैचू की तरह ना, ऐसा नहीं कि उसको बार बार हिल डुल रहा है, ऐसा नहीं। जब आंधी तूफान आता है ऊपर का भाग उसका हिलता है तो फिर थोड़ा सा मूवमेंट कर लेता है, बाकी ऐसे नहीं एकदम सीधा होता है। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब आपको इसका सेल वॉल का फंक्शन भी पता हो गया ना, बिल्कुल पता हो गया ना। आप बिल्कुल जोश अपने को खत्म मत करिएगा, जो उसको बना के रखिएगा, आगे आपको और स्टडी करना। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे फिर कोशिका है जिसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म ना, कोशिका द्रव्य। अब देखो सबसे जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीजें है, कोशिका द्रव्य क्या होता है जिसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब आपको हम बताते हैं साइटोप्लाज्म क्या होता है। ठीक है, देखिएगा पहला तो आप जान लीजिए, यहाँ पे हिंदी में बता दूं आपको तो ज्यादा सही रहेगा, तो आप देख लीजिए हिंदी वाला भी। कोशिका द्रव्य एक जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में मौजूद होता है। कोशिका द्रव्य जो होता है वह एक जेली लाइक सब्सटेंस हो। जेली का मतलब एकदम जेल के जैसे पतला सा एकदम ना, जैसे गोद नहीं होता, आप गोद जानते हो ना, फिर जिसमें आप चिपकाने पाने का काम करते हो पेपर में, तो वहां पे गोद के जैसा एकदम बिल्कुल जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में मौजूद होता है। कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में मौजूद होता है मेरे भाई। अब आपको यहाँ पे कोशिका द्रव्य कोशिका को आयतन प्रदान करता है ना, कहा देख लो पहले कोशिका झिल्ली और केंद्रक, जैसे आपको मैं बताता हूं यहाँ पे फिगर के माध्यम से, ये हो गया आपका। ठीक है, और ये केंद्रक हो गया और ये कोशिका। ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो गया हमारे सेल मेम्ब्रेन हो गई ना, इसका और ये बीच में क्या हो गया, ये केंद्रक हो गया। अब इनके बीच में जो स्पेस है ना, इसी में क्या होता है, ये पूरा का पूरा ऐसे ऐसे करके पूरा पाया जाता है साइटोप्लाज्म। कहाँ पाया, यहीं पाया जाता है, जिससे कि क्या होता है उसे मॉइस्चर प्रदान करता है, नमी प्रदान करता है। और सारे सेल को ना पानी, जैसे उसे नमी की जरूरत होती है, मॉइस्चर की। अभी हम लोग पानी नहीं पीते तो फिर हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, सूख जाएगी। ऐसे सेल का भी होता है, अगर उसे पानी नमी नहीं मिलेगा वह सूख जाएगा, उसके अंदर फंक्शन नहीं हो पाएगा ना, इसलिए जो है वहां पे ये काम करता है। और उसके साथ साथ में विभिन्न सूक्ष्म पदार्थ कोशिका द्रव्य में निलंबित बहुत सारी चीजें इसमें पाए जाते हैं, सूक्ष्म पदार्थ पाए जाते हैं इसके अंदर में। ठीक है, और वो मूवमेंट करते रहते हैं जिससे कि कोशिका को आगे सर्वाइव करने में बहुत मददगार साबित होते हैं। आगे कोशिकांग कोशिका के लिए वही है जो शरीर के लिए अंग है ना, कोशिकांग जो होता है कोशिका के लिए वही है जो शरीर के लिए है अंग है। जैसे हम सभी का बॉडी जो है तभी तक चलेगा जब तक हमारे अंग चलेंगे। आप कहो किसी का लीवर फेल हो गया, किसी का किडनी फेल हो गया, किसी का इंटेस्टाइन फेल हो गया, किसी का हार्ट फेल हो गया, ब्रेन फेल हो गया, कुछ हो गया तो भैया कैसे चलेगा, दिमाग कुछ काम करेगा नहीं चलेगा, बॉडी चलेगी नहीं चलेगा। ऐसे ही हमारा सेल होता है, सेल के ऑर्गेनेल्स अगर काम अच्छे से नहीं करेंगे तो सेल भी अच्छे से काम नहीं करेगा। इस तरीके से जो है यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा साइटोप्लाज्म, जिसे कहते हैं कोशिका द्रव्य। आप लोग याद रखना, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, ये हो गया भैया। अब आपकी क्लास यहीं पे जो है फिनिश हो जाती है। ये था पार्ट 1, अब आएगा पार्ट 2। आप इंतजार करना, बहुत जल्दी ही पार्ट 2 भी आएगा। लेकिन मुझे आशा है कि आप लोग बहुत बढ़िया से इस चीज को समझे होंगे। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपकी ये सारी क्लास थी। ऐसी ही हम आगे चल के कुछ नया, कुछ एक अलग अंदाज में आपको हम लेकर के डेली आएंगे। और उसके साथ साथ में आज से आपकी क्लास ये स्टार्ट हो चुकी है, और साथ साथ में आपको बायोलॉजी में कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम नहीं लेना है मेरे भाई, सब कुछ। बट आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जो यहां पे नोट है थोड़ा सा, बस 1 मिनट लगेगा, आपको हम बता देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कोशिका का पहला भाग था जिसमें आप लोगों ने कोशिका द्रव तक अध्ययन किया। आप लोगों को दूसरा भाग आएगा, जरूर अध्ययन करना, जिसमें बाकी चीजें पढ़ाएंगे और आप आगे इसी तरह से बायोलॉजी की कंटेंट क्वालिटी के साथ में क्लास आती रहेगी। और आप लोग ऐसे ही मेरे से जुड़ करके अपनी पढ़ाई करते रहें, और हर एक वनडे एग्जाम के लिए और इस क्लास के वीडियोस को, पीडीएफ को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करके, ठीक है, अपना प्यार सपोर्ट मुझे और मेरे चैनल को जरूर देना मेरे प्यारे भाइयों बहनों। ठीक है, ये वर्ड थे, ये सब थे,
ये मेरे खुद के हैं जो मैंने आपको यहाँ पे लिख करके नोट में बताया है कि भैया आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, साथ में इस पीडीएफ को भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि उनका भी भला हो सके, वो भी हमसे जुड़ सके। और मुझे तो यही चाहत है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, जितने लोग जुड़ेंगे उतने ज्यादा से ज्यादा हम अच्छे आपको सारी चीजें प्रोवाइड कराएंगे और मजा भी आएगा यार। जब फैमिली में ज्यादा मेंबर होते हैं ना तो मजा आता है अपने आप को। तो इस तरीके से बायोलॉजी की रंगदार एकदम क्लास हम लोगों को देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में। बस आप लोग बिल्कुल तैयार रखना और पूरे जोश होश के साथ में बिल्कुल आना क्लास में, और अच्छे से जो है हम आपको सारी चीजें कवर करेंगे, सब कुछ समझाएंगे, सब कुछ बताएंगे। ठीक है, आपके लिए बस इतना ही। अब आपको दूसरे पार्ट में देखने को मिलेगा, दूसरे पार्ट में बहुत सारी चीजें अलग से कुछ सीखने को मिलेगा। आज के लिए थैंक यू दोस्तों, आपको दूसरा पार्ट आएगा, जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर सपोर्ट करिएगा। थैंक यू।